एंड वेलकम बैक टू नेचर के हमारे आज के इस इंफॉर्मेटिव एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस एपिसोड में एक ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत कॉमन हो गई है महिलाओं में, काफी बार देखने को मिलती है, लेकिन समस्या तो ये है कि महिलाएं उसको पहचानने में देरी कर देती हैं। हम बात कर रहे हैं एंड्रोमेट्रोसिस की। हर 10 में से एक महिला, रिपोर्ट्स में ऐसा सामने आया है कि हर 10 में से एक महिलाओं को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज हम इस एपिसोड में स्वागत करते हैं डॉक्टर राजश्री काबरा जी का। मैम जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही माइंड साइंस प्रैक्टिशनर हैं। मैम बताएंगी कि आखिर एंड्रोमेट्रोसिस क्या है, इसके क्या कारण है, ये क्यों महिलाओं में देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इसको कैसे होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीट किया जा सकता है। तो चलिए मैम का एपिसोड में स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है एपिसोड में। थैंक यू रूपाली जी, थैंक यू सो मच। और आप कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हो कि इतना सुंदर था टॉपिक आप पीएमसी हिंदी ने अवेयरनेस के लिए लाया है, सो थैंक यू सो मच। मैम जैसे आज हम बात कर रहे हैं एंड्रोमेट्रोसिस के बारे में, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि एंड्रोमेट्रोसिस क्या होता है। मतलब एक जनरल लोग, एक जनरल पब्लिक कैसे समझ सकती है कि एंड्रोमेट्रोसिस क्या है। साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि ये इतना लेट डायग्नोस क्यों होता है, मतलब क्यों लोग इसको जल्द से जल्द डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। यस रूपाली, एंडोमेट्रोसिस ये बहुत कॉमन कंडीशन है। आज अगर हम देखते तो 10 में से एक अफेक्ट हो रही है फीमेल्स। उसका एंडोमेट्रोसिस का मीनिंग क्या होता है? तो जो यूट्रस की लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये यूट्रस को छोड़कर जब बाहर चले जाती है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जैसे कि अगर आप इसमें देखो तो दिस इज हमारा यूट्रस है और यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम होने के बदले में ये बाहर आउटर साइड पर पेल्विक कैविटी छोड़कर वजाइना पर इस तरह से जब जब जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और बाकी के ऑर्गन्स पर, जब ये एंडोमेट्रियम शेड होता है तब हम उसे एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। बिकॉज एंडोमेट्रियम लाइनिंग तो मेंस्ट्रुएशन के साथ में बाहर आ जाती है, पर ये जो एंडोमेट्रियम होता है जो बाहर हो जाता है यूट्रस को छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर, तब वो हार्मोनल चेंजेस को तो रिस्पॉन्ड तो करती है, वो ब्लीड करती है, पर एग्जिट होने की जगह ना होने की वजह से वो वहीं पर एक इन्फ्लेमेशन, एक स्कारिंग शुरू कर देती है। तो एंडोमेट्रोसिस आज जैसे आपने कहा कि डायग्नोस करने में क्यों इतनी मुश्किल है, एंडोमेट्रोसिस के बेसिकली सिम्टम्स होते हैं सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन। और आज जब हम बात करते हैं, हम ग्रोन अप ही ऐसे हुए रूपाली कि जहाँ पर हम बस हर मेंसेस को कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये पेनफुल तो होता है, ये सभी को होता है, और वहीं से हम उसको डायग्नोसिस करने में डिले कर देते हैं। फिर उसके बाद एंडोमेट्रोसिस के बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, इन्फ्लेमेटरी बॉवल सिंड्रोम, ओवेरियंसिस। तो बहुत सी बार हम डायग्नोसिस करने के लिए एक से दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जब तक कि ये एक सीवियर क्रोनिक कंडीशन में नहीं हो जाती। सिंस मेंस्ट्रुएशन की बात करना आज भी हमारे यहाँ पे एक टाबू है, एक सोशल स्टिग्मा कहा जाता है, उसकी वजह से भी हम लोग आज भी इतने ओपन आउट नहीं होते अपने साइकिल्स के लिए। देन अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि सोशल स्टिग्मा है, फिर इतनी हेल्प नहीं है, इतना सारा डायग्नोसिस ईजी नहीं है। डायग्नोस करने के लिए जो रूटीन एग्जामिनेशन में बहुत सी बार ये मिस हो जाता है, तो हमारे पास एक कंफर्म डायग्नोसिस के लिए लैप्रोस्कोपी एक ही इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो इस वजह से इसी डायग्नोसिस होने में 7 to 10 ईयर्स लग जाते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड भी कहूँ मैं आपको, आज रिसर्च बताता है कि 190 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड में अफेक्ट है, और अकेले इंडिया की बात करो तो मोर देन 42 मिलियंस। वो भी हमारे पास रिसर्च अवेलेबल। अगर शायद डायग्नोस्टिक अवेयरनेस और बढ़ जाए तो आई थिंक द अमाउंट, द रेट विल बी हायर साइड पर। जी बिल्कुल मैम, जैसे ये भी कहा जाता है, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी सामने आया है कि ये केसेस जो है एंडोमेट्रोसिस के, ये हर साल बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी एज की महिलाओं में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, साथ ही इसके अर्ली साइंस क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हमें हो रही है तो ये साइन है एंडोमेट्रोसिस का। आपने बहुत सही कहा है कि दिन ब दिन ये पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है एंडोमेट्रोसिस का। और अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, उसके बाद में ये इरेगुलर ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग, पेनफुल इंटरकोर्स, जो हम रिलेशंस रखते हैं शादी के बाद, वहाँ पर सीवियर पेन होता है। देन यूरिनेशन एंड बॉवल पेन भी बहुत कॉमन है। कॉन्स्टेंट फटीग होता है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट पेन, एक स्ट्रेस में इंसान रहता है हमेशा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से हेवी ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, कभी कभार ये ओवेरियन सिस्ट तक चला जाता है। तो बहुत सारे ये साइंस एंड सिम्टम्स जो इनफर्टिलिटी तक ले जाता है हमें। और अगर उसका इम्पैक्ट की हम बात करें तो इसके सारी जगह पर जैसे कि फिजिकल इम्पैक्ट शुरू हो जाता है, जैसे कि सीवियर पेन होता है, इनफर्टिलिटी होता है,
डे टू डे लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती, इमोशनल इम्पैक्ट भी होता है बिकॉज ऑफ डिस्पैरोनिया, रिलेशनशिप इश्यूज एंड इनफर्टिलिटी। तो एक इमोशनली भी लेडीज सफ़र होती है। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर बिकॉज ऑफ सीवियर पेन, रिसर्च बताता है कि मोर देन 10 आवर्स इन अ वीक सफरिंग होता है, वर्क लॉस होता है, स्कूल्स डिस्टर्ब हो जाती है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड देन सोशली। सभी जगह से सारा फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पेन, वर्क लॉस, इनफर्टिलिटी। सो मल्टीपल इम्पैक्ट्स एंडोमेट्रियोसिस के हमारे ऊपर होना शुरू होते हैं। जी मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि पीरियड पेन, अक्सर इस पीरियड पेन को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है क्योंकि अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो दर्द तो होगा ही, एक्सट्रीम पेन होगा, तो महिलाएं इसको सह लेती हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि ये जो एक्सट्रीम पीरियड पेन है ये नॉर्मल नहीं है और कितना नॉर्मल है। तो इसके बीच में डिफरेंसेस लोगों को, महिलाओं को पता नहीं चलता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि इसका कितना ज़्यादा खतरा है, रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर पीरियड पेन को इग्नोर करते हैं। रिस्क फैक्टर कितना है और किस तरह एंडोमेट्रियोसिस और ज़्यादा बड़ा खतरा लेकर के आ सकता है? जैसे कि अभी हमने बात की कि एंडोमेट्रियोसिस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सारे लेवल्स पर होना शुरू होता है। अभी उसका खतरा अगर हम बात करते हैं तो एक मदरहुड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पूरी तरह अफेक्ट होता है। एंडोमेट्रियोसिस क्या करता है, जब आप बाकी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, इन्फ्लेमेशन होगा, स्कारिंग होगा, तो स्पर्म एंड एग्स का यूनियन होना पे डिफिकल्ट हो जाता है एंड दैट लीड्स टू द इनफर्टिलिटी। दो 30 to 50% इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोसिस वेरी कॉमन, बट ये जब इनफर्टिलिटी अफेक्ट होना है इतना ही नहीं है, सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन पे भी करता है। कभी कभार हमें लगता है कि एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ पेल्विक कैविटी का होगा, बट न्यूअर रिसर्च ये भी बताता है कि एंडोमेट्रिक इम्प्लांट जिसे कहते हैं वो आपके लंग्स, ब्रेन तक भी जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इसे जेनेटिक भी प्रीडिस्पोजिशन कहा जाता है। तो जैसे कि काफ़ी लंबा टाइम तक कहा जाता है कि फाइनेंशियल बर्डन होता है। रिसर्च इन यूएस बताते हैं कि 120 मिलियन मनी फाइनेंशियल बर्डन आता है। और जैसे कि फैमिली हिस्ट्री में अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो हम 2 to 3 टाइम्स मोर प्रोन होते हैं, तो उतना सारा बर्डन हम साथ साथ ले चलते हैं। अगेन हमारे जो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से डिस्पैरोनिया, एक इमोशनल रिलेशनशिप, फैमिली, हस्बैंड, पूरी फैमिली अफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ दिस। एक न्यूअर मैरिज के बाद में दिस इज़ वेरी कॉमनेस्ट इश्यूज, जब प्रेगनेंसी नहीं रहना है, रिलेशनशिप नहीं रहना है, तो इवन मेल पार्टनर्स एंड होल फैमिली इज अफेक्टेड। तो इस तरह से एंडोमेट्रियोसिस हमारे लाइफ के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। एंड क्रोनिक डिसीजेस, एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, अगर हम माइल्ड लेवल पर उसको स्टेज 1 पर अगर ट्रीट नहीं करते हैं, अनइग्नोर, जैसे कि आपने कहा कि हम फीमेल्स को इग्नोरेंस की बहुत आदत होती है कि चलेगा, देखेंगे, कल बताएंगे, एंड अगेन दैट इग्नोरेंस लीड्स टू द सीवियर कॉम्प्लिकेशन इन आगे की लाइफ। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अर्ली एज से अवेयरनेस सिखा दिया जाए। जी मैम, जैसे हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, हमने इसके अर्ली साइंस के बारे में बात की, अर्ली साइंस सिम्टम्स के बारे में बात की। मैं जानना चाहूँगी कि मेन कॉज क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस का, क्यों किसी को भी ये समस्या हो सकती है? रूपाली जी, जैसे एंडोमेट्रियोसिस साइंस बहुत सी बार आंसर्स नहीं देता है। सेम थिंग कॉजेज के बारे में बहुत सारी थियोरीज है, जैसे कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। जब फीमेल मेंस्ट्रुएशन करती है तो वो जो एंडोमेट्रियम होता है कभी कभार एग्जिट होने के बदले में रिट्रोग्रेड बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक जाता है एंड दैट कॉजेज द एंडोमेट्रिक इम्प्लांट्स को इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग में। देन देयर आर जेनेटिक थियरीज, इम्यूनोलॉजिकल थियरीज, एम्ब्रियोनिक सेल थियरीज भी है कि जब एंडोमेट्रियोसिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज ही अफेक्ट होता है। तो देयर आर मल्टीपल थियरीज, मोस्टली जेनेटिक रीजन से, रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन से, इम्यूनोलॉजिकल इश्यूज है इसकी वजह से। एंड अगेन आज जब हम इस टेक्नोलॉजी वाले युग में, तो हम सब लोग बहुत स्ट्रेस से पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एस्ट्रोजन ये फिर से इंक्रीज करता है सिचुएशंस को। मैम, जैसे आपने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताया, उसके कॉजेस के बारे में बताया, सिम्टम्स के बारे में बताया, क्वेश्चन था कि किस एज की महिलाओं में ये ज़्यादा देखने को मिलता है? रूपाली जी, एज सच तो साइंस कहता है कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, बट नाउअडेज ये एज अर्ली भी 8 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक भी रिसर्च में देखा जाता है। कॉमनेस्ट एज ग्रुप इज 20 to 40 ईयर्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जहाँ पर हमारे बॉडी के हार्मोन्स एस्ट्रोजन मैक्सिमम काम करता है, तब ये ज़्यादा होता है।
जी, तो मैम जैसे हम एंडोमेट्रोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बताया कॉजेज और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, और ज़्यादातर ये 20 से 40 उम्र की महिलाओं में देखने को मिलता है। क्योंकि हम हमारे शो में हमेशा बात करते हैं समस्या की और उसके ट्रीटमेंट की, तो जैसे हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रोसिस के बारे में, हमने उसके बारे में जाना। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक होलिस्टिक प्रैक्टिशनर हैं, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उसके होने के साथ ही साथ आप एक माइंड साइंस प्रैक्टिशनर भी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि जब भी किसी को ऐसी समस्या होती है, कोई ऐसी क्रोनिक समस्या होती है, तो क्या होता है, इसके पेन किलर्स लेते हैं, सीधा एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, और साथ ही साथ दवाइयां जो हैं वो चलती ही रहती हैं, समस्या ठीक नहीं होती है। उसी के साथ हम सर्जरी करते हैं, सेकेंड ऑप्शन सर्जरी का होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होलिस्टिक अप्रोच पे इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है रूपाली। अगर माइल्ड और मॉडरेट केसेस होते हैं जैसे कि टाइप 1 एंड टाइप 2, वहाँ पर डेफिनेटली हम होलिस्टिक अप्रोच से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सीवियर केसेस में डेफिनेटली हमें एलोपैथिक मेडिकेशन, सर्जिकल ऑप्शंस के लिए भी रेडी होना है, बट उसके भी रिजल्ट्स इंप्रूव करने के लिए हमें होलिस्टिक मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो आई थिंक आज हमारे पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कंडीशन है जो कि स्ट्रेस से एग्रावेट होती है। तो हमारा पहला स्टेप तो शुरू होगा कि हम अपने ज़िंदगी के स्ट्रेस कैसे कम किए जाए, और इसके लिए हमारा जो माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डाइट हमारी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी, हमारे एक्सरसाइज, हमारा योगा, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ लव, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इतना सारा स्ट्रेस होता है ना, क्रोनिक पेन की वजह से वो अपने आप को प्यार करना ही भूल जाती है हमेशा उस पेन की वजह से। और जब होलिस्टिक की बात करते हो तब आप उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करते हो लाइफ में, और ये सबसे बेस्ट पार्ट रहता है कि जब आपका जो रिजल्ट्स है, जो पेन है वो कम होना, उसको इनफैक्ट कभी कभी देखा गया है कि योगा एंड अफर्मेशन एंड मेडिटेशन से 30% जितना रिसर्च ने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस सिम्टम्स क्योर किए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम होलिस्टिक अप्रोच को अपनाएं। हम मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सेल्फ लव, ये हमारे ज़िंदगी का अहम पार्ट हो जाए, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन रिलीविंग द सिम्टम। जो आज हम मेडिकेशंस के बदले में अगर हम नेचर पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेगी। जी मैम, जैसे हम सपोज किसी को भी एंडोमेट्रोसिस हो जाता है, आपने कहा कि सर्जरी और पेन किलर्स, एलोपैथी मेडिटेशन के पास जाना भी ज़रूरी है। मैं जानना चाहूँगी कि मेडिटेशन के साथ साथ, योगा के साथ साथ वो लॉन्ग टर्म में ठीक कर सकते हैं समस्या को। अगर हम बात करें कि आयुर्वेदा में या फिर नेचुरोपैथी से इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, हम अगर समझे एंडोमेट्रियोसिस का रीज़न समझ लेते हैं, ये इन्फ्लेमेशन है, तो आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी ही हमारे बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करने में भी बहुत अच्छे से हेल्प करती है विद द नेचर। और अगर हम 5 एलिमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली इट विल रिड्यूस आवर इन्फ्लेमेशन। और जैसे कि एक्सेसिव एस्ट्रोजन है तो उसके लिए हमारा ज़रूरी है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से हो। जैसे कि एस्ट्रोजन लीवर से मेटाबॉलाइज होता है, तो आयुर्वेदा काम करता है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन, पंचकर्मास से। तो जैसे जैसे हमने लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन किया, हमारा गट हेल्थ इंप्रूव किया है। जैसे आयुर्वेदा में हम बात करते हैं सारे दोषास को ठीक करने की, वात, पित्त और कफ। जब आप इन दोषास को ठीक करते हो विद पंचकर्मा, डिटॉक्सिफिकेशन, देन शतावरी, अशोका, उसके बाद में हम टर्मरिक का यूज़ करते हैं। दीज आर ऑल द एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, और वो सारे आपके डाइट में जैसे आप इंक्लूड करते हो, आपकी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। तो आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी हेल्प्स अस इन हीलिंग एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को भी। जैसे हमने लीवर की हेल्थ, क्योंकि साइलेंट लीवर आपको डिटॉक्सिफिकेशन और एस्ट्रोजन को मेटाबॉलिज्म करने में स्लगिश हो जाएगा और एस्ट्रोजन डोमिनेंस बढ़ जाएगा, दैट विल अगेन इंक्रीज द सिम्टम्स। तो बहुत ज़रूरी रहेगा कि हम अपने डाइट में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, पंचकर्मास को इस्तेमाल करें, डिटॉक्सिफिकेशन करें, हमारे गट के लिए प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक के लिए भी इस्तेमाल करते जाएंगे। तो आयुर्वेदा हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। जी मैम, जैसे आपने बताया कि कैसे हम आयुर्वेदा का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में मौजूद हर्बल रेमेडीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्योंकि हर एक समस्या जो है वो हमारे शरीर में ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से देखने को मिलती है। अगर हमारा आज लाइफस्टाइल ख़राब है, सही लाइफस्टाइल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में उसका असर कोई ना कोई बीमारी से हमारे को ज़रूर देखना पड़ सकता है। एंडोमेट्रोसिस में जानना चाहूँगी, क्या लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से भी हो सकता है, और अगर ऐसा है तो हम अपने डेली
डेली लाइफ में, एक महिला अपने डेली लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस लेकर आए, क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आए जिससे कि वो इस समस्या से बच सके। साथ ही साथ जानना चाहूंगी कि क्या वो चेंजेस ला सकते हैं जिससे एंडोमेट्रोसिस की समस्या जो है वो ठीक हो सके। डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि 5% एंडोमेट्रोसिस डेफिनेटली फिजिकल एंटिटी, बट अगर आप देखें तो आप अगर उसके माइंड से आप अपना स्ट्रेस कम कर देते हैं, आप आपकी बॉडी में वो सारी पॉजिटिविटी लाते हैं, तो डेफिनेटली एंडोमेट्रोसिस हम सिम्टम्स क्योर कर सकते हैं। हमारा हर एक, आप यूनिक हो, आपका एंडोमेट्रियम यूनिक है। तो जब आप इस चीज़ों को समझ जाएंगे तो बेसिकली अपने डे टू डे लाइफ में ये एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, सेल्फ लव डालेंगे, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो मुझे लगता है हर महिला ने सिर्फ एंडोमेट्रोसिस नहीं बट लगता है अपने जीवन भर इसको इस्तेमाल करें। बिकॉज एंडोमेट्रोसिस अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, आपका स्ट्रेस बढ़ता है एंड स्ट्रेस अगेन एक्सासर्बेट बिकॉज ऑफ द कॉर्टिसोल सिक्रेशन की वजह से। जैसे ही आपने योगा शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया, आपका माइंड काम और पीसर हो जाएगा। पीसफुल माइंड हैज़ अ हेल्दी बॉडी डेफिनेटली। उसके बाद में आप अफर्मेशंस कर रहे हो। अफर्मेशंस क्या करेगा, आपके पेन एम्पावरमेंट को चेंज करके आपका फोकस एक प्लेजेंट पे डालेगा। जो आज तक हम स्ट्रेस लेते हैं हर पेनफुल कंडीशन से, वहाँ से माइंड डाइवर्ट होके एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। एक होप शुरू हो जाएगी कि आई कैन गेट क्यूर। जैसे कि कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस हम रोज अपने आप के लिए कर सकते हैं कि आई एम हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, मेरे लिए पेन से बढ़कर मेरा मेडिटेशन है, आई कैन डेफिनेटली हील माई बॉडी। जैसे कि लुइसी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि एवरीवन हैज़ अ कैपेसिटी, हमारे बॉडी के पास हीलिंग कैपेसिटी है। तो हम मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में, ऐसा नहीं कि ये वन डे का ट्रीटमेंट है, हमें पेशेंस भी होना पड़ेगा जब आप हम नेचुरोपैथी, मेडिटेशन इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बट इट विल गिव अ लाइफ लॉन्ग क्योर। ऐसा नहीं होगा कि रिलैप्स रेट बढ़ेगा। अगर हमारी लाइफ में ये क्वालिटीज़ हमने इम्बाइब कर ली हर चीज़ के लिए, जैसे जैसे ग्रेटफुल होने लगेंगे, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आज हम अपनी लाइफस्टाइल को देखते हैं तो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न, मैक्सिमम चैलेंजेस आज हम फेस कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को ही करना है। टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ लव, अपने आप को देखिए, रोज़ अपने लिए एक्सरसाइज का समय निकालिए, मेडिटेशन करिए, आनापानसती मेडिटेशन फोकस करिए, माइंडफुल होना लगे तो बहुत सारा रिवर्स बैक होना दिखेगा। और साइंस इज प्रूविंग दिस कि मेडिटेशन का रोल कितना बड़ा है, माइंडफुलनेस कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो दैट वे वी कैन डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट ऑल दिस थिंग्स इन आवर डेली लाइफ एंड इट इज़ वेरी ईजी। अगर हम करना चाहें तो वी कैन टर्न द थिंग्स लाइक दैट। जी मैम, आपने बताया कि किस तरह मेडिटेशन से, प्राणायाम, योगा से, माइंडफुलनेस से और साथ ही अफर्मेशन से हम अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं जिससे ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे क्रोनिक डिजीज से हम बच सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, जो हम अन्न खाते हैं वही हम प्रेजेंट जो है हमें देखने को मिलता है हमारे सामने, हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है जैसा अन्न हम खाते हैं। तो डाइट में हम क्या कुछ ले सकते हैं, क्या कुछ अवॉइड कर सकते हैं अगर हमें एंडोमेट्रोसिस है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए क्या क्या वो फूड आइटम्स हैं जो हम खा सकते हैं जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल में हमारी हेल्प करेगा? वेरी गुड। डाइट हैज अ बिग रोल। जैसे कि हम इन्फ्लेमेशन कंडीशन है तो हमें ऑल द थिंग्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे डे टू डे लाइफ में हम ओमेगा-3 फैटी एसिड रिच फूड्स, नट्स है, जिंक्स है, ऐसी सारी चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं। देन ब्रोकोली है, आलमंड्स है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है जो हमारे डाइट में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक जो कि हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, जो हमारे लीवर के लिए बेस्ट रहेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहेगा जो कि ऑल एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है। तो जैसे हमारे खाने में इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, वॉट एवर द हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, नट्स है, जो कि हमारे एस्ट्रोजन को मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, जो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन को हेल्प करेगा, स्पिनच है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स है, प्रोटीन्स है, ये सारी चीज़ें हमारे डाइट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को आप हीलिंग में टर्न कर दोगे। साथ ही साथ हमें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा हमें अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज बहुत सारे फूड्स पेस्टिसाइड से रिच होते हैं, बहुत सारे आज इनसे हमारे लिए जोमेटोज एंड स्विगी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें वो सारी चीज़ें जो कि रेडी मदर अर्थ से नहीं है, इनफैक्ट हम जिसको मैनिपुलेट करते हैं, जो बहुत सारे प्लस प्रोसेस फूड्स है, पैकेज स्नैक्स है, आज यंग जनरेशन इससे बहुत अपना रूटीन बना चुकी है। तो हमें वो चीज़ें बहुत अवॉइड करनी है।
देन माइक्रोवेव फूड, प्लास्टिक कंटेनर्स में हम जो खाना खा रहे हैं वो सारी चीज़ें भी हमें नुकसान करती है। तो हमें हमारे खाने पीने में इन चीज़ों को डे टू डे लाइफ में, देन योगर्ट है जो कि चीज़ें हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स ये एसेंशियल पार्ट रहेगा। देन विटामिन डी, कैल्शियम रिच फूड, जिंक, मैग्नीशियम ये भी हमारे सप्लीमेंट्स का पार्ट बन जाए। तो मैम बिल्कुल आपने डाइट में क्या कुछ चेंजेस लाने हैं, डाइट में क्या कुछ हमें इंक्लूड करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं, इसके बारे में आपने बताया, कौन से फूड्स इंक्लूड करने हैं इसके बारे में भी आपने बताया, साथ ही आपने बताया कि क्या कुछ हमें अवॉइड करना है। मैम मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने बात की कि हमें खान पान के साथ साथ लाइफस्टाइल में हमें मेडिटेशन अपनाना है, लाइफस्टाइल में चेंज करना है, अफर्मेशंस करनी है, खान पान में ध्यान देना है हमें, क्योंकि हर एक चीज़ हमारी फिजिकल बॉडी से भी इफेक्ट होती है। तो हम किस तरह से क्या कुछ ऐसे योगा या ऐसे आसन कर सकते हैं जो एंडोमेट्रोसिस जैसी समस्या में अगर किसी को है तो वो कौन से आसन कर सकते हैं जिससे वो अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सके? रूपाली, इसके अंदर हमारे लिए जो भी एक तो वॉकिंग, लाइट योगा, एक्सरसाइजेस है, ब्रीदिंग है, प्राणायाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सिंपल योगासनास जो आपको कंफर्ट देती है, ताड़ासन है, सुखासन है, योग निद्रा जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं, क्योंकि स्लीप भी अफेक्ट होती है। तो जैसे आपके एडेक्वेट स्लीप होने लगे, रिलैक्सेशन जो होता है, योग निद्रा हम एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। और डेली वॉकिंग, नेचर से कनेक्ट हो, मदर अर्थ से कनेक्ट हो, ग्राउंडिंग टेक्निक्स है, ये डेफिनेटली हमें ऑल दिस योगासनास ये हमें हेल्प करेगी अपने बॉडी को फिट रखने के लिए। सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है बट मेक इट अ पार्ट कि हमें एक्सरसाइज मिस नहीं करनी है। मैम बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि हमें एंडोमेट्रोसिस कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्यों होता है, क्योंकि आपने बताया किस तरह से हम डाइट में इसमें चेंजेस ला सकते हैं और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हर एक समस्या हमारी बॉडी से ही होकर गुजरती है। अगर हम जिस तरह का खान पान लेंगे, जो लाइफस्टाइल हम फॉलो करेंगे, हमारी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करेगी और इस तरीके की डिजीज़ हमें दे सकेगी। मैम जैसे हम बात कर रहे हैं कि एंडोमेट्रोसिस के को लेकर कई ऐसे मिथ भी हैं, मैं जानना चाहूँगी कि क्या वो मिथ है या वो सच है, या आप हमें क्लैरिफाई करेंगे। जैसे सबसे पहले कहा जाता है कि एंडोमेट्रोसिस जो है वो सिर्फ अनमैरिड महिलाओं को ही होता है, तो क्या ये मिथ है या ये सच है? ये मिथ है और बहुत सारे मिथ है रूपाली इसी को लेकर। अगर एंडोमेट्रोसिस की हम बात करें तो सबसे कॉमनेस्ट मिथ है कि एंडोमेट्रोसिस ये एक पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के अलावा कुछ नहीं है, बट इट इज़ मोर देन दैट। इसे हमें इग्नोर नहीं करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एंडोमेट्रोसिस सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही होता है। अगर हम इग्नोर करते तो एंडोमेट्रोसिस कैन गो टू द लंग ऑल्सो, टू द ब्रेन ऑल्सो। फिर कहा जाता है कि एंडोमेट्रोसिस को पेशेंट्स प्रेगनेंसी नहीं रहती है या प्रेगनेंसी उसे क्योर कर देती, दोनों ही चीज़ें गलत है। 30 to 50% पेशेंट्स जो इनफर्टाइल है उन्हें एंडोमेट्रोसिस होता है, माइल्ड टू मॉडरेट कंसीव भी होते हैं, बट एंडोमेट्रोसिस प्रेगनेंसी अगर हो गई तो एंडोमेट्रोसिस क्योर हो जाएगा, ये भी गलत है। उसके बाद में टेम्पररी सिम्टम सीवेशन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी। फिर कहा जाता है कि हिस्टेक्टोमी यही एक ऑप्शन है उसका क्योर का, नहीं, ये भी बहुत बड़ा मिथ है और इसी की वजह से बहुत सारे हिस्टेक्टोमीज जो हम कहते हैं कि रिमूवल ऑफ यूट्रस सर्जरी है, ये एक ऑप्शन है। इसी की वजह से बहुत सारे लोग अपना यूट्रस एंडोमेट्रोसिस की बीमारी को दान दे देते हैं, बट सिंस एंडोमेट्रोसिस तो आउटलाइन को बाहर की आउटलाइन है, वो तो अपना काम करेगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मिथ है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बहुत सारी बार हमारे अंदर सिर्फ पेन है, उसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होती है, तो बहुत सी बार फैमिली मेम्बर्स भी हमें बस एक पेनफुल पीरियड की तरह उसको लेते हैं, तो वो भी एक मीथ है। क्योंकि एवरी एंडोमेट्रियम इज यूनिक, इट्स नॉट जस्ट अ बैड पीरियड, इट्स अ रियल कंडीशन, इट्स अ रियल पेनफुल कंडीशन। तो एंडोमेट्रियोसिस को लेके इस तरह के बहुत सारे मिथ आज है। लैप्रोस्कोपी इज द ओनली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, तो ये सही है कि हम जब हिस्टेक्टोमी जैसे करते हैं उससे बेहतर है कि हम लैप्रोस्कोपी से वो सर्जिकल एक्सिजन कर सकते हैं अगर आपको वो सीवियर केसेस में, बट माइल्ड टू मॉडरेट केसेस को इमीडिएट अटेंशन दिया जाए, अवेयरनेस रखा, तो ये क्यूरेबल है। मतलब उसको हम सिम्टम्स को डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और साथ ही इतने सारे मिथ्स भी बर्स्ट करे आपने कि एंडोमेट्रोसिस जैसी समस्या को लेकर कितने मिथ्स हैं और उनके बारे में आपने बताया कि वो सच है या नहीं। साथ ही आपने डाइटरी चेंजेस के बारे में बात की, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात की और एंडोमेट्रोसिस जैसी समस्या को समझना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में बात की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और रूपाली, यहाँ पर आपकी इस प्लेटफॉर्म पर हम ज़रूर ये भी बात करें कि इतना ऐसे डायग्नोसिस को लेट होता है,
तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक जो आंदोलन गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, उसके अंदर हम ये भी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे के हम एडोलेसेंट एज से ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सेक्सुअल एजुकेशन को भी इम्पार्ट करें, सो दैट कोई भी पर्सन को ये पेनफुल फेज 7 to 10 years नहीं निकालना पड़े, बिकॉज दैट इज रियली अफेक्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फीमेल्स एंड लॉट्स ऑफ इनफर्टिलिटी भी बढ़ रहा है। तो जैसे पीएमसी हिंदी ने ये अवेयरनेस लिया है, वैसे ही बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स, मीडियाज इसके लिए सामने आए। एंडोमेट्रियम वीकली भी एक चैनल चलता है जो कि न्यूज़लेटर है। तो बहुत सारी चीज़ों से हम इस टाबू को रिलीज करें। गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स अपने शुरुआत के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें। जब वो सीवियर पेन होता है तभी अगर हम उस पर काम कर सके, वो साइलेंस हम ब्रेक कर सके, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प अ यंगर जनरेशन एंड लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल बर्डन तो कम हो गई, बट एक हैप्पी हेल्दी जनरेशन्स तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। सो थैंक यू सो मच। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर राजश्री काबरा जी। मैम ने हमें कितनी बखूबी तरीके से बताया कि एंडोमेट्रोसिस जैसी समस्या को समझना, इसको डायग्नोस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इसको डायग्नोस कर लेते हैं तो ये समस्या को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या कारण हैं, और साथ ही साथ एक पेनफुल पीरियड होना आम समस्या नहीं है। अगर आपको पेनफुल पीरियड है तो आप अपने डायग्नोस ज़रूर कराएं कि क्यों आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये इसके रिस्क फैक्टर्स एंडोमेट्रोसिस जैसी समस्या भी हो सकते हैं। साथ ही मैम ने बताया कि अगर हमें ऐसी समस्या हो जाती है तो इसके होलिस्टिक अप्रोच क्या है, कैसे इसे ट्रीट करना है, स्ट्रेस कितना बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ आपको क्या लगता है, क्या एंडोमेट्रोसिस जैसी समस्या या एक्सेसिव पीरियड पेन होना नॉर्मल है? आप अपना व्यू हमें ज़रूर बता सकते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।